तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम हारूटो होता है वो अपनी बिल्डिंग से किसी और अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जब वो वहां से जा रहा होता है तब उसकी बचपन की दोस्त जिसका नाम मिहारू होता है वो वहां पर काफी ज्यादा सैड होती है और वो वहां पर हारूटो से कहते हैं कि प्लीज तुम यहाँ से मत जाओ। मगर हारूटो वहां पर मिहारू से कहता है कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है, ये सब तो मेरे पेरेंट्स के हाथ में है। मगर मैं यहाँ से जाने से पहले तुमसे एक वादा करता हूँ कि आगे चल के हम जब भी मिलेंगे हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे। जिसके बाद हारूटो वहां पर मिहारू को बाय कह के वहां से चले जाता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हारूटो वहां पर काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है और वो अपनी अकेडमी से बस के अंदर घर की तरफ जा रहा होता है। मगर तभी हारूटो की नजर एक छोटी बच्ची की तरफ जाती है जो कि उसी को देख रही होती है और जब हारूटो उस बच्ची की तरफ देखता है वो वहां पर कुछ सोचने लगता है। लेकिन तभी वहां पर उनकी बस के ब्रेक फेल हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी बस एक ट्रेन के आकर जाकर कुचली जाती है और मरने से पहले हारूटो के सामने उसके फ्लैशबैक चलने लगते हैं जिसके अंदर उसने हिनावा के साथ प्रॉमिस करा होता है कि वो बड़े होकर एक दूसरे से शादी कर लेंगे। जिसके बाद हिनावा की वहां पर डेथ हो जाती है पर तभी हिनावा की आंखें एक दूसरी दुनिया के अंदर जाकर खुल जाती है जहाँ पर हिनावा एक छोटा सा बच्चा बन चुका होता है। पर तभी वो बच्चा वहाँ पर सोच रहा होता है कि ये सब मेरे को क्या हो रहा है और ये मेरे को किस आदमी के सपने आते रहते हैं और साथ ही साथ इन बुरे सपनों की वजह से वो बच्चा वहाँ पर अपना नाम तक भूल चुका होता है। पर तभी वहाँ पर उस बच्चे के सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और उसकी आंखों के सामने काफी सारी मेमोरीज आने लगती है और उन मेमोरीज के अंदर उस बच्चे को पता चलता है कि वो एक हारूटो नाम के लड़के की लाइफ जी रहा था। मगर उस लड़के की लाइफ इतनी ज्यादा खास भी नहीं थी और साथ ही साथ वो लड़का अपने दादाजी के साथ स्वॉर्ड फाइट ट्रेनिंग भी करा करता था। मगर उस बच्चे को वहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब तो उसकी मेमोरीज है ही नहीं और ये सब उसके दिमाग के अंदर किसने डाली। जिसके बाद उस बच्चे को अपनी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा बदबू आने लगती है और उसे वहाँ पर पता चलता है कि उसके बाल भी काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि ये बच्चा एक ऑर्फन है जिसके कोई भी माँ बाप नहीं है और इस बच्चे का नाम रियो होता है। जिसके बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उनमें से एक आदमी रियो को देखकर वहाँ पर कहता है कि ओए बच्चे, अभी तक तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो? मुझे तो लगा था कि तुम कब के मर चुके होगे क्योंकि तुम्हारी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, बल्कि यहाँ तक मैंने तो तुम्हारा अंतिम संस्कार करने का भी प्लान बना लिया था। मगर रियो को वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि एक पोटली को जमीन पर रखता है और जब वो लोग उस पोटली को खोलते हैं उसके अंदर काफी सारा अच्छा अच्छा खाना होता है और वो लोग उस खाने को देखकर उसे खाने लगते हैं। जिसके बाद एक आदमी वहाँ पर रियो से कहता है कि ओए बच्चे, चुपचाप यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारे अंदर से काफी ज्यादा बदबू आ रही है और इस गंदी बदबू की वजह से मेरा खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा है। और उस आदमी की बात मानते हुए रियो भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद जब रियो वहाँ से बाहर आता है तब उसे वहाँ पर काफी जोर से भूख लगने लगती है और अपनी भूख की वजह से वो वहाँ पर इधर उधर देखने लगता है कि शायद से उसे कुछ खाने के लिए मिल जाए। पर तभी उसकी नजर एक झाड़ी के ऊपर पड़ती है जिसके ऊपर काफी सारी बेरीज लगी होती हैं और उन्हें देखने के बाद रियो उन्हें खाने लगता है और उन्हें खाते समय भी रियो के सामने उसके फ्लैशबैक आ रहे होते हैं। जिसके बाद उसे वहाँ पर पता चलता है कि जब वो दूसरी दुनिया के अंदर था तब उसका नाम हारूटो था और वो जापान की एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाया करता था मगर एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई। जिसके बाद रियो वहाँ पर अपना सर हिलाते हुए कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं पिछले जन्म के अंदर क्या था, मुझे यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि मेरा नाम रियो है और मैं एक ऑर्फन बच्चा हूँ और मेरी जिंदगी के अंदर मेरे पास सिर्फ एक ही गोल है कि मेरे को उस आदमी को मारना है जिसने मेरी मॉम को मारा था। जिसके बाद हमें रियो के फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर वो अपनी मॉम के साथ मस्ती कर रहा होता है और रियो की मॉम वहाँ पर रियो से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे नाना नानी के घर पे लेके जाऊंगी क्योंकि उनके पास उनका पूरा किंगडम है। ये सुनकर रियो वहाँ पर अपने नाना नानी से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मगर तभी वहाँ पर एक असैसिन आकर रियो की मॉम को काफी ज्यादा बुरी तरीके से उसी के सामने मार देता है और इन सारी दुख भरी यादों को याद करने के बाद रियो वहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। मगर फिर वो वहाँ पर अपने आंसुओं को पोंछकर अपने कपड़ों को पहन लेता है और जब वो अपने पीछे देखता है तब उसके पीछे काफी सारी लड़कियां खड़ी होती हैं और उन लड़कियों ने काफी सारे नोबल कपड़े पहने होते हैं जिनको देखकर रियो को वहाँ पर लगता है कि ये सारी की सारी लड़कियां शायद से प्रीस्ट रिलीजन को बिलोंग करती हैं। जिसके बाद उनमें से एक लड़की वहाँ पर रियो से पूछती है कि ओए लड़के, क्या तुमने यहाँ पर किसी पर्पल बाल वाली लड़की को देखा है? तो रियो वहाँ पर कहता है कि पर्पल कलर के बाल वाली लड़की, मैंने तो ऐसी किसी भी लड़की को यहाँ पर नहीं देखा है। जिसके बाद वो लड़की वहाँ पर वापस से काफी ज्यादा गुस्से में रियो से पूछती है कि ओए लड़के, तुम मुझे चुपचाप बता रहे हो, नहीं बता रहे कि तुमने किसी पर्पल वाली लड़की को देखा है, बल्कि तुम्हें तो मेरा भला मानना चाहिए कि मैं तुम जैसे बदबूदार लड़के से बात कर रही हूँ। तो रियो वहाँ पर उस लड़की से कहता है कि मैंने ऐसी किसी भी लड़की को नहीं देखा और ऊपर से तुम मुझसे अच्छे से बात करो। जिसके बाद उन लड़कियों के ग्रुप में से एक व्हाइट बाल वाली लड़की सामने आती है जिसका नाम सीलिया होता है। जिसके बाद वो लड़की वहाँ पर रियो से काफी ज्यादा प्यार से कहते हैं कि इन लड़कियों के बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना, मगर क्या तुमने यहाँ पर किसी पर्पल बाल वाली लड़की को देखा है? तो रियो वहाँ पर सीलिया से कहते हैं कि मैंने ऐसी किसी भी लड़की को यहाँ पर नहीं देखा है, मगर मैं तुम्हें यहाँ पर एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम सभी के सभी लड़कियों के कपड़े काफी ज्यादा अच्छे हैं और ये हमारा एरिया काफी ज्यादा बेकार है, इसलिए तुम सभी के सभी लड़कियों को यहाँ पर नहीं घूमना चाहिए क्योंकि तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई भी बुरा हादसा तक हो सकता है। इसीलिए तुम सभी की सभी लड़कियों को अपने कपड़ों को चेंज कर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो सीलिया वहाँ
पर रियो से कहते हैं कि तुम हमारी फिक्र मत करो, और साथ ही साथ जो बात रही इन्वेस्टिगेशन की वो सब कुछ मैं अपने मैजिक से कर लूंगी। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने इन्वेस्टिगेशन मैजिक स्पेल को एक्टिवेट करती है, जिससे कि उसे वहाँ पर पता चलता है कि उनके पर्पल बाल वाली लड़की तो वहाँ पर है ही नहीं। मगर अपने इन्वेस्टिगेशन स्पेल को कास्ट करने की वजह से उसे वहाँ पर पता चलता है कि रियो के अंदर तो काफी सारा मैजिक है, क्योंकि उसके अंदर से काफी सारा ऑरा निकल रहा होता है। और वहाँ से जाने से पहले सीलिया रियो के हाथ में एक पोटली देती है, और जब रियो उस पोटली को खोलता है तब वो उसके अंदर देखता है कि उसके अंदर तो काफी सारे सिल्वर कॉइन्स होते हैं। जिसके बाद सीलिया और वो बाकी की सभी लड़कियां वहाँ से चले जाती हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके पर्पल बाल वाली लड़की यहीं पर ही किसी न किसी घर के अंदर छुपी हुई है। जिसके बाद हमें रियो के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा खुश होते होते अपने घर की तरफ जा रहा होता है, ताकि वो उन सभी के सभी लोगों को ये बता सके कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ। और जैसे ही वो अपने घर के अंदर जाने वाला होता है, उसके पीछे से कोई एकदम से उसके ऊपर नाइफ से अटैक कर देता है, मगर रियो उस अटैक से बच जाता है। और जब वो अपने पीछे देखता है तब एक असैसिन उसके गर्दन के ऊपर नाइफ से अटैक करने वाला होता है, मगर रियो वहाँ पर अपनी जान को काफी ज्यादा मुश्किल से बचाता है। मगर उसी बीच उस चाकू की वजह से उसके पैसों की पोटली फट जाती है, जिसकी वजह से वो सभी के सभी सिल्वर कॉइन्स वहाँ पर गिर जाते हैं। और उस असैसिन को अपने ऊपर अटैक करता देख रियो वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है, और उसको लगता है कि आज उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। और जब वो असैसिन वहाँ पर वापस से रियो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर टाइम स्टॉप हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर एक फेरी निकल के आती है, जो कि वहाँ पर रियो से कहती है कि तुम्हारा नाम रियो नहीं है, तुम्हारा नाम तो हारुतो है। और एक जादुई फेरी को अपने सामने देख रियो को वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद वो फेरी वहाँ पर रियो के चेहरे को पकड़ती है और उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर तो काफी ज्यादा मैजिकल पावर है, और मैं उसे अपनी आंखों से देख भी सकती हूँ। मेरे हिसाब से तुम अपने आप को यहाँ पर काफी आसानी से डिफेंड कर सकते हो। और फेरी के मुंह से ये सारी बातों को सुनकर रियो वहाँ पर अपने आप को डिफेंड करने के लिए खड़ा हो जाता है, और रियो वहाँ पर अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक डिफेंडिंग स्टांस के अंदर खड़ा हो जाता है, जिसके पीछे हारुतो की आत्मा भी सेम स्टांस के अंदर खड़ी हुई होती है। और रियो को वहाँ पर हारुतो के कुछ डिफेंडिंग टेक्निक्स के बारे में भी फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं। जिसके बाद जब वो असैसिन रियो के ऊपर वहाँ पर अटैक करता है, तब रियो वहाँ पर अपने आप को डिफेंड करते हुए उस असैसिन के मुंह पर एक लात मारता है, और एक बच्चे को अपने आप से लड़ाई करता हुआ देख वो असैसिन भी वहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है, और वो असैसिन अपने मैजिक की मदद से अपनी सभी के सभी पावर्स को इनहैंस कर लेता है। जिसके बाद वो वहाँ पर रियो के ऊपर फिर से अटैक करता है, मगर इस बार रियो उसके अटैक को डॉज करने के साथ ही साथ उसके हाथ को भी तोड़ देता है। जिसके बाद वो असैसिन वहाँ पर ये सोच रहा होता है कि मुझे इस छोटे से बच्चे को मारने के इतने पैसे तो नहीं मिले कि मैं अपनी जान की बाजी लगाऊं, और वो असैसिन वहाँ पर सोचता है कि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। जिसके बाद वो असैसिन रियो का ध्यान भटकाने के लिए उसके ऊपर छोटा सा अटैक करता है, मगर इस बार रियो उस असैसिन के अटैक से डॉज करते के साथ ही साथ उसको एक काफी जोर से पटकी मार देता है, जिसकी वजह से वो असैसिन वहाँ पर नॉकआउट हो जाता है। जिसके बाद जब रियो वहाँ पर अपने साइड में देखता है, तब वो देखता है कि वहाँ पर एक ब्राउन कलर का बैग काफी ज्यादा जोर से हिल रहा होता है, और जब रियो उस बैग को खोलता है तब उसके अंदर से वही पर्पल बाल वाली लड़की निकलती है। और रियो को उस लड़की को वहाँ पर देख के याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसके बारे में वो सभी की सभी लड़कियां उससे पूछ रही थी। जिसके बाद रियो उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तो वो लड़की यहाँ पर रियो को बताती है कि मेरे को यहाँ पर कुछ गुंडों ने किडनैप करके रखा है ताकि वो मुझसे कुछ पैसे निकलवा सके। जिसके बाद वो लड़की वहाँ पर रियो से कहती है कि क्या तुम मुझे प्लीज मेरे कैसल की तरफ ले चलोगे, अगर तुम मुझे मेरे कैसल की तरफ ले चलोगे तो मेरे फादर तुम्हें काफी सारा रिवॉर्ड देंगे। और उस लड़की के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद रियो वहाँ पर गहरी सोच के अंदर पड़ जाता है। फिर जब वो लड़की अपने साइड में देखती है तब उसे वहाँ पर एक डेड बॉडी दिखती है, जिसे देखकर वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद रियो वहाँ पर काफी ज्यादा सोचने के बाद डिसाइड करता है कि वो इस लड़की को उसके कैसल की तरफ ले चलेगा, और रियो उसके बाद उस लड़की को अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ से कैसल की तरफ ले जाने लगता है। जिसके बाद जब रियो अपने सामने देखता है तब उसे वहाँ पर वो सभी की सभी लड़कियां दिखती हैं, और जब वो लड़कियां देखते हैं कि रियो की पीठ पर वही पर्पल बाल वाली लड़की होती है, वो सभी के सभी उसके पास आ जाती हैं। और जब वो लड़कियां रियो से उस पर्पल बाल वाली लड़की को लेती हैं, तब वो उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगती हैं कि तुमने हमारी प्रिंसेस को किडनैप करा था। मगर रियो उन सभी की सभी लड़कियों को उस बात को समझाने की कोशिश करता है, मगर उनमें से कोई भी लड़की रियो की एक भी बात नहीं सुनती। और उनमें से एक रेड बाल वाली लड़की वहाँ पर रियो से कहती है कि अब तुम हमारे साथ कैसल चलो, जहाँ पर तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। और जैसे रियो वहाँ पर पहुंचता है, उसको वहाँ पर तहखाने में बांधकर लटका दिया जाता है। जिसके बाद वहाँ पर एक चार्ल्स नाम का लड़का आता है, जो कि बिहेवियर के अंदर काफी ज्यादा रूड होता है, और वो वहाँ पर रियो से कहता है कि तुम जैसे नीची जात के लोग मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ऊपर से तुम्हारे अंदर से काफी ज्यादा बदबू भी आती है, मगर तुम्हारे जैसे एक छोटे बच्चे ने कितना बड़ा काम कैसे कर दिया, हमारी प्रिंसेस को किडनैप करोगे तो। और ये कहते के साथ ही चार्ल्स रियो के ऊपर अटैक कर देता है, और चार्ल्स से वहाँ पर कुछ देर मार खाने के बाद रियो वहाँ पर चार्ल्स से कहता है कि एक बार मेरी बात तो सुनो, मैंने तुम्हारी प्रिंसेस को वहाँ पर किडनैप नहीं करा था, बल्कि मैं तो वहाँ पर तुम्हारी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहा था। मगर चार्ल्स वहाँ पर रियो की एक भी बात को नहीं सुनता और उसके ऊपर वापस से अटैक करने लगता है। जिसके बाद हमें प्रिंसेस के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी अभी अपनी बेहोशी की हालत से होश में आई होती है, और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहते हैं कि मैं यहाँ पर कैसे आई और वो लड़का कहाँ है जिसने मेरी जान को बचाया था। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी की सभी लड़कियां वहाँ पर प्रिंसेस से पूछती है कि तुम किस लड़के की बात कर रही
रही हो, कहीं वो लड़का तो नहीं जिसने तुम्हें अपनी पीठ पर उठा रखा था। तो प्रिंसेस वहाँ पर सभी लोगों से कहते हैं कि हाँ वही लड़का जिसने मुझे अपनी पीठ पर उठा रखा था। तो वो सभी के सभी लोग वहाँ पर प्रिंसेस से कहते हैं कि उस लड़के को तो हमने जेल में बंद कर रखा है और साथ ही साथ उसके साथ काफी ज्यादा टॉर्चर भी हो रहा है। तो प्रिंसेस वहाँ पर सभी लोगों से कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल मत करो, बल्कि उस लड़के ने तो मेरी जान बचाई है, हमें तो बल्कि उसे एक रिवॉर्ड देना चाहिए, तुम अभी के अभी उस लड़के को मेरे सामने पेश करो। जिसके बाद सीलिया वहाँ पर कहते हैं कि ठीक है प्रिंसेस, जैसा आप कहोगी हम वैसे ही करते हैं। और जब वो वहाँ पर जेल के अंदर रियू के पास पहुंचती है तब वो रियू की हालत को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसने तो वहाँ पर चार्ल्स से सिर्फ ये कहा था कि इस लड़के को जेल के अंदर बांध के रखा जाए। जिसके बाद सीलिया वहाँ पर चार्ल्स के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे गुस्से में कहती है कि जो तुमने यहाँ पर काम करा है उसके लिए मैं तुम्हें जेल में भिजवा सकती हूँ। और सीलिया की ये सारी बातों को सुनकर चार्ल्स वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर रियू को रस्सी से नीचे उतार देता है। और तभी के तभी सीलिया वहाँ पर रियू को अपने हीलिंग मैजिक से हील करने लगती है। और तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि चार्ल्स ने वहाँ पर रियू को कितनी बुरी तरीके से मारा होता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर रियू अपनी बेहोशी की हालत से होश के अंदर आया होता है। और होश में आने के बाद वो वहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि वो एकदम से इतने अच्छे बेड के ऊपर कैसे आ गया, और वो वहाँ पर ये तक सोच के डर रहा होता है कि अब उसके साथ वहाँ पर क्या होगा। तो सीलिया वहाँ पर रियू से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अब इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किंग अब तुम्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड देंगे और साथ ही साथ तुम्हें शुक्रिया भी कहेंगे उनकी बेटी को बचाने के लिए। मगर रियू वहाँ पर सीलिया से कहता है कि मुझे तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ देर पहले तो अभी मेरे को काफी बुरी तरीके से टॉर्चर करा जा रहा था, मगर किंग अब मुझे थैंक यू क्यों बोलना चाहते हैं। तो सीलिया वहाँ पर रियू से कहते हैं कि तुम इस सब के बारे में ज्यादा टेंशन मत लो। और साथ ही साथ सीलिया वहाँ पर रियू से कहते हैं कि अब जब तुम किंग से मिलने जा ही रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ रॉयल मैनर्स भी सिखा देती हूँ, जिससे कि तुम किंग से अच्छे से बात कर सकते हो। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर दो नाइट्स एक बड़े से गेट को खोल रहे होते हैं, जिसके अंदर रियू एंट्री ले रहा होता है। और हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि रियू ने वहाँ पर एक काफी अच्छे हेयर कट के साथ ही साथ काफी अच्छे कपड़े भी पहने होते हैं। और रियू से मिलने के बाद किंग उसे काफी अच्छी तरीके से ग्रीट करता है और उससे कहता है कि रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें इस मैजिक एकेडमी के अंदर ज्वाइन करवाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर काफी सारी मैजिकल पावर्स हैं और साथ ही साथ तुम दिल के काफी अच्छे भी हो। और किंग की ये बात सुनकर रियू उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद हमें सीलिया के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि रियू को वहाँ पर ये समझा रही होती है कि इस स्कूल के अंदर काफी ज्यादा अमीर अमीर बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए तुम्हें उनसे बात करने में काफी ज्यादा दिक्कत भी आ सकती है, मगर तुम इस बात की ज्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सबको सिखा दूंगी। मगर तुम इस बात का खास तौर से ध्यान रखना कि वो अमीर बच्चे तुम्हें परेशान कर सकते हैं, मगर तुम्हें उन्हें परेशान नहीं करना है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा करा तो तुम्हारे खिलाफ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। तो रियू वहाँ पर सीलिया से कहता है कि तुम्हें इस सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये सब बचपन से ही झेलता हुआ आ रहा हूँ, इसलिए मेरे को इस सब की आदत है। जिसके बाद सीलिया रियू को अपने साथ क्लास के अंदर लेके चले जाती है और रियू को अपनी क्लास के अंदर देखते के साथ ही सभी के सभी बच्चे उसके बारे में बात करने लगते हैं और सभी बच्चे एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि ये स्लम लड़का हमारे साथ में क्या कर रहा है, ऐसे गरीब बच्चे को तो मैं अपने घर के अंदर नौकर भी ना रखूं, मगर ये हमारे साथ पढ़ाई क्यों करने आया है। हाँ हम जानते हैं कि किंग ने इस बच्चे को स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए अलाउ कर रखा है, मगर इस बच्चे को तो देखो इसके अंदर से कितनी ज्यादा बदबू आ रही है। मगर रियू उन सभी के सभी बच्चों की बातों को इग्नोर करते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद सीलिया वहाँ पर रियू के पास आकर उससे कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा काफी ज्यादा स्कूल छूट चुका है, इसलिए स्कूल के बाद मैं तुम्हें प्राइवेट ट्यूशन भी दिया करूंगी। और सीलिया की प्राइवेट ट्यूशन वाली बातों को सुनकर रियू से हाँ कर देता है। जिसके बाद हमें स्कूल खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर रियू सीलिया के पास प्राइवेट ट्यूशन के लिए आया होता है और जब वो वहाँ पर डोर को नॉक करता है तो सीलिया बाहर आकर उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो रियू वहाँ पर सीलिया से कहता है कि तुमने ही मुझसे क्लास के बीच में कहा था कि तुम मुझे प्राइवेट ट्यूशन दोगी। और रियू की इस बात को सुनकर सीलिया वहाँ पर कहते हैं कि मेरे को तो अभी जस्ट याद आया कि मुझे तुम्हें ही पढ़ाना था। जिसके बाद सीलिया रियू को अपने कमरे के अंदर ले लेती है, मगर जब रियू वहाँ पर सीलिया के कमरे में जाता है तब वो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि उस कमरे के अंदर हर जगह पर बुकी फैली हुई होती है। जिसके बाद सीलिया वहाँ पर रियू से कहते हैं कि तुम इस सब के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, मैं तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पर पढ़ाने के लिए आई हूँ। और तभी हमें वहाँ पर बताया जाता है कि सीलिया तो अभी सिर्फ 12 साल की है और इस उम्र के अंदर ही वो अभी तक टीचर बन चुकी है। जिसके बाद सीलिया वहाँ पर रियू के हाथ में एक मैथ्स का क्वेश्चन पेपर देती है और उसे कहते हैं कि इसे जल्दी से सॉल्व करके दो। मगर रियू उस क्वेश्चन पेपर को काफी जल्दी सॉल्व कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी हारुतो की मेमोरीज घूम रही होती हैं। ये देखकर सीलिया वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर को एक आम बच्चे को सॉल्व करने में कम से कम आधा घंटा लगता है, मगर रियू ने तो इसे सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर दिया। जिसके बाद सीलिया वहाँ पर रियू से पूछती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गया। जिसके बाद रियू वहाँ पर सीलिया से कहता है कि मेरा आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा गया, मगर मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि जो बच्चे मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे वो देखकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर रियू के टीचर उसका स्वॉर्ड फाइटिंग टेस्ट ले रहे होते हैं। जिसके बाद जब रियू अपनी स्वॉर्ड को उठाता है तो सभी के सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि इस गरीब के बच्चे को तो स्वॉर्ड तक पकड़नी नहीं आती। मगर जब रियू का टीचर उसके स्वॉर्ड पकड़ने का तरीका देखता है तब उससे कहते हैं कि तुम्हारा स्वॉर्ड पकड़ने का तरीका तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे 1-on-1 फाइट करो। और
ये देखकर वहाँ पर खड़े सभी के सभी बच्चे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो गाइस अगर वीडियो देखने में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 भी लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना है या फिर नहीं। तो फिर मिलते हैं अगले संडे को एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।